वेलकम बैक टू वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज हम फर्दर स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम इसकी डेफिनेशन का स्टडी कर चुके हैं। सेंट्रल फोर्स होते क्या है? ऐसे फोर्सेस जो किसी एक फिक्स पॉइंट के टूवर्ड या फिर अवे एक्ट होते हो, ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, रिस्टोरिंग फोर्स हुआ, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। और हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है? जहां आर का फैक्टर होगा, जहां आर का फैक्टर है वो सभी फोर्सेस किस टाइप के फोर्सेस होंगे? सेंट्रल फोर्सेस होंगे। ठीक है। सो आज का टारगेट क्या है? आज हमें स्टडी करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल जिसका मोशन है अंडर सेंट्रल फोर्सेस, तो वह किन किन प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, उसका मोशन किस टाइप का होगा, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन किस टाइप से निकल के आएगी, वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है या नहीं होता। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज का स्टडी करना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज इन अ प्लेन। सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका मोशन हमेशा प्लेन में होगा। क्या प्रूफ करना है? कि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, उसका मोशन है वहां पे, तो उसका मोशन किस में होगा? प्लेन में होगा। ठीक है। तो कैसे प्रूफ करें? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? सेंट्रल फोर्स ना। सेंट्रल फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? मैथमेटिकल फॉर्मूला किस तरह से डिफाइन कर रहे थे? एफ आर इक्वल टू एफ आर आर के। वी नो वेरी वेल कि मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रल फोर्स का? एफ आर इक्वल टू एफ आर आर के। यहां एफ आर क्या है? मैग्नीट्यूड है, और आर के किस चीज को शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी? सबसे पहले हमें यहां करना है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन ऑफ आर वेक्टर ऑन बोथ साइड। सबसे पहले स्टेप क्या है? अच्छे से सुनना और लिखते भी जाओ, आप राइट डाउन भी करते जाओ ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स भी बन जाएंगे। वेक्टर multiplication of r vector on both side, on both side। ठीक है, करो आप भी। r वेक्टर मल्टीपल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, f r इक्वल टू r क्रॉस f r r कैप। ठीक है। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह से? वी नो यूनिट वेक्टर होता क्या है? वेक्टर इज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। ओके, तो यहां से हम आर वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड आर कैप। ओके, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 से हम यहाँ आर वेक्टर की वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, क्या निकल के आ रहा है? एफ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। पुट करो इक्वेशन नंबर 2 से, मैग्नीट्यूड ऑफ आर आर केप क्रॉस एफ आर आर केप। ठीक है। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में जो भी मैग्नीट्यूड होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, उनको हम बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर कांस्टेंट क्वांटिटी है, एफ आर क्या है यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो हम इन दोनों ही टर्म्स को क्या कर सकते हैं? बाहर ले सकते हैं। तो यदि हम इन दोनों टर्म को बाहर निकाले तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या रहेगा? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर एफ आर केप क्रॉस आर केप, खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, क्या बोलते हो? जीरो ना। खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस आर कितना होगा? जीरो। दैट्स व्हाई दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो एंड द रिमेनिंग टर्म आर क्रॉस एफ आर वेक्टर इक्वल टू जीरो। स्टेप में अगेन रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले देखो, हम यहाँ किसको जानते हैं? अभी तक हमने सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ा है, तो उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? एफ आर इक्वल टू एफ आर आर कैप। द फर्स्ट स्टेप इज वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर कैप ऑन बोथ साइड। हमें दोनों साइड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है आर वेक्टर से, तो हमने ये कर दिया। ठीक है। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। किस तरह से? वी नो वेरी वेल कि आर कैप कितना होता है? आर वेक्टर इज डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ से हमने आर वेक्टर की वैल्यू निकाली और इक्वेशन 1 के अंदर इंसर्ट कर दी। जैसे हमने इक्वेशन 1 के अंदर इंसर्ट किया और सिंप्लीफाई किया, तो दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे मूव करूं मैं, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। देखो नेक्स्ट, इफ मास ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय स्मॉल m, लिखो इफ मास ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय स्मॉल m, देन बाय न्यूटन्स लॉ, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ,
क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ? F इक्वल टू ma। फोर्स कितना होगा? F इक्वल टू ma। तो F की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? m। एसेलरेशन को यदि हम r के फॉर्म में लिखे तो आप क्या लिखोगे? d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। कोई डाउट? इफ मास ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड बाय m, जो हम पार्टिकल लेके चल रहे हैं जो कि सेंटर फोर्स के अंडर मोशन में है, उसके लिए आपको डिफाइन करना है ना कि उसका जो मोशन है वो प्लेन में होता है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि जो हम पार्टिकल लेके चल रहे हैं उसका मास क्या है? m। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ F इक्वल टू कितना होगा? ma इज द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एंड इन द टर्म ऑफ r वेक्टर m d2r अपॉन dt स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। लिख लो आप भी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इरेज कर दो नीचे का। देखो अब इक्वेशन नंबर 4 और 3 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 3 पुट कर दो f की वैल्यू में। इक्वेशन नंबर 4 से 3 में पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ f फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 पुट करो। एक्सप्रेशन क्या बनेगा? r वेक्टर क्रॉस fr ये रहा m d2r upon dt square and this is equal to 0. Okay, m is the mass of particle, आप constant है बाहर ले सकते हो, and the expression is r cross d2r upon dt square equal to 0. Okay, so mass of particle 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। It mean we know m is not equal to 0. So the remaining term is equal to 0. So you can say r वेक्टर क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, सो नाउ अब इसको हम मॉडिफाई करते हैं। किस तरह से मॉडिफाई करते हैं एक बार नोटिस करना इस चीज को। ऊपर का इरेज कर दो थोड़ा सा। देखो एक बार हेडिंग हटा रही हूं मैं, स्पेस हो जाएगा अभी यहाँ पे। देखो एक बार इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? r वेक्टर क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई dt r वेक्टर क्रॉस dr बाई dt। क्या लिख सकते हैं क्या हम? देख लेते हैं, एक बार करके देख लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करके देख लो। यदि यही वैल्यू आ रही है तो आप इसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अब करके देख लेते हैं। चलो करो आप भी। d बाई डी टी आर वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी। कैसे करते हैं? फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड को कांस्टेंट, फिर फर्स्ट को कांस्टेंट रखना है, सेकंड का हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अप्लाई कर दो। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी, सेकेंड कांस्टेंट, तो सेकेंड कांस्टेंट हमने यहाँ पे रख दिया। ओके, नेक्स्ट प्लस फर्स्ट वैल्यू कांस्टेंट, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ हमने सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, dr बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सो v क्रॉस v प्लस r क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर। अगेन खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जीरो ना, तो दिस टर्म इक्वल टू 0। सो यू कैन से इजीली d बाई dt r क्रॉस dr बाई dt इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस d2r अपॉन dt स्क्वायर। आया समझ हम किस तरह से लिख रहे हैं? हमने यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा, इसका हमने डिफरेंशिएशन करके देखा तो ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है, तो हमने जस्ट इसको इसके थ्रू रिप्लेस करना है। ठीक है, सो करो एक बार। इफ दिस टर्म इज इक्वल टू 0 तो यू कैन से दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। व्हाई? बिकॉज बोथ आर इक्वल, दोनों ही इक्वल है। सो इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए आप, इसको 5 एंड 6। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 एंड 6, d बाई dt r वेक्टर क्रॉस dr बाई dt इक्वल टू 0। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? कोई क्वांटिटी यदि कांस्टेंट हो, कांस्टेंट क्वांटिटी का ही तो डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यू कैन से r क्रॉस dr बाई dt इक्वल टू एनी कांस्टेंट क्वांटिटी। अब वो कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे क्या होगी? कांस्टेंट वेक्टर। आप यहाँ पे क्या बोलोगे? कांस्टेंट वेक्टर, जैसे आप किसी से भी डिफाइन कर सकते हो। कुछ भी नोटिफिकेशन ले लो, जैसे मैं यहाँ पे c ले रही हूँ। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट वेक्टर। अब देखो इसको कांस्टेंट वेक्टर क्यों बोल रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या निकल के आता है? वेक्टर क्वांटिटी ना।
वेक्टर का वेक्टर के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट निकल के आता है वो भी क्या निकल के आता है, वेक्टर क्वांटिटी ही निकल के आता है। सो यहाँ पे आप कांस्टेंट नहीं बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, कांस्टेंट वेक्टर। ओके, एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय आर एंड डी आर बाई डी टी। और किसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है जो कि r क्रॉस डी आर बाई डी टी से मिलके बना है। तो आप यहाँ पे कह सकते हो ना कि कोई भी पार्टिकल यदि सेंट्रल ऑफ फोर्स के इन्फ्लुएंस में मोशन में है तो उसका हमेशा जो मोशन है वो किस में होगा, प्लेन में होगा। तो आप ये भी लिख लीजिए, दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन मेड बाय r क्रॉस डी आर बाई डी टी। लिख लीजिए आप इसको भी, where c is constant vector which is perpendicular to the plane made by r vector and dr by dt। ओके, तो ये किस चीज को प्रूफ करता है कि कोई भी पार्टिकल यदि मोशन कर रहा है अंडर सेंट्रल फोर्सेस तो उसका मोशन हमेशा किस में होगा, प्लेन में होगा। सो मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर सेंट्रल फोर्स is always in a plane। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हुई कि कोई भी पार्टिकल का मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस है तो हमेशा उसका मोशन किस में होगा, प्लेन में होगा। ओके।